ठीक है, तो हेडिंग क्या लगेगी? कोलिजन्स। ठीक है, तो कोलिजन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलिजन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या होता है कोलिजन? किसको बोलते हैं कोलिजन को? अभी जो तुम लोग को मार पड़ी वो क्या है? कोलिजन, है ना? ठीक है, तो बेसिकली कोलिजन क्या होता है? कोलिजन एक तरीके का इम्पैक्ट होता है। अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो वो एक तरीके का कोलिजन कहलाता है। कोलिजन का मतलब आपके जहन में सिर्फ है टकराना, सही है? जो तुम्हारे दिमाग में कोलिजन के बारे में कचरा भरा हुआ है सब निकाल लो, क्योंकि अब आप नई चीज़ सीखने वाले हैं कोलिजन के बारे में, ठीक है ना? तो कोलिजन का मतलब आप क्या समझते हैं? ये जो टकराना है इसी को क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। हाँ, ये कोलिजन है, लेकिन इसके अलावा भी कोलिजन होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो वो कोलिजन तो है ना? पिक्चर में सलमान खान जब क्या करेगा? सलमान खान जब क्या करेगा? जो गुंडा होगा ना उसको मारेगा, तो वो भी क्या है? एक तरीके का कोलिजन होता है, कोलिजन, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, ऐसे स्लो मोशन में दिखाते हैं, ऐसे इसको मारा, कोई हीरो ने क्या कर दिया, कोई गुंडे को मार दिया, है ना? अब वो उसका जो गाल है ना वो ऐसे हिलता रहता है ना? तो कोलिजन में एक्चुअली वैसे ही होता है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। दो अगर स्फीयर्स भी आकर के टकरा जाएं तो वो उसका शेप बिगड़ता है, कुछ सेकंड्स के लिए उनका शेप बिगड़ता है, उसके बाद वापस से वो रिफॉर्म हो जाता है। पहले डीफॉर्म होता है, बाद में रिफॉर्म हो जाता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो वो तो कोलिजन है, ठीक है ना? अब दूसरा भी कोलिजन होता है, जैसे आपने रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था आपने कि ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा था। तो अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे निकल जाते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अल्फ़ा पार्टिकल था जो ऐसे टक्कर खा के रिटर्न आ रहा था। टक्कर खा के मतलब पूरा जा कर के वहाँ टकराता नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए और इसके फोर्स लगाने की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट अपना पाथ चेंज कर ले, इसके फोर्स लगाने की वजह से ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करे? अपना पाथ चेंज कर ले, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। तो अगर कहीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है तो वहाँ पर भी क्या देखा जा सकता है? कोलिजन देखा जा सकता है। तो कोलिजन का मतलब ये नहीं कि दो बॉडीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगाए और उस स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक बॉडी अपना पाथ ही चेंज कर ले, तो उसको भी क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। तो ये भी कोलिजन होता है। सबको समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। और जब भी कोलिजन होता है तो कोलिजन में जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। सलमान खान जब क्या करेगा? गुंडे को मारता तो ऐसी थोड़ी हाथ रखता है, मार करके हटा लेता है। तो इसका मतलब कोलिजन क्या होता है? बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। दो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी तो एक कोलिजन है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत देर तक कॉन्टैक्ट में होती है क्या? नहीं, कॉन्टैक्ट होकर के छूट जाता है। तो कोलिजन जनरली कैसा होता है? बहुत कम टाइम के लिए होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? आइए इसका बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं और कुछ वो पॉइंट्स लिखते हैं जो आपके काम के हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इम्पैक्ट और कोलिजन। इम्पैक्ट, कोलिजन को इम्पैक्ट भी कहते हैं। इम्पैक्ट और कोलिजन इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। Impact or collision is the interaction between two bodies during very small duration. Impact or collision is the interaction between two bodies during very small duration. और ये small duration 10⁻² सेकेंड के ऑर्डर का होता है। 10⁻² सेकेंड्स के ऑर्डर का, 0.01 सेकेंड्स के ऑर्डर का होता है। ठीक है, चलो, तो ये है। अब दो बॉडी जब टकराएंगी, है ना, तो दो बॉडी जब टकराती हैं तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। जैसे एक स्फीयर है, ये दूसरे स्फीयर से आकर के टकरा गया, टकराएगा तो क्या करेगा? ये आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, कॉन्टैक्ट में आने की वजह से एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल रिएक्शन। हम इसी को सिस्टम मान लेंगे, दोनों को, इसको सिस्टम मान लेंगे तो दोनों पे नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब हम लोग वेपन नंबर 2 तो लगा सकते हैं। P इनिशियल
इज इक्वल टू पी फाइनल। वेपन 2 तो लगाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम उसको अवॉइड करेंगे। मैं कुछ आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स दे दूंगा, आप वही अप्लाई करना। कुछ केसेस में हमको इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ। ये हमारा क्या था, वेपन नंबर 2। तो ये तो डेफिनेट हो गया कि जब दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 मतलब VCM कांस्टेंट, जितनी उसकी वेलोसिटी थी उतनी ही रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है, 0 थी तो 0 रहेगी, कुछ वेलोसिटी थी तो वही रहेगी। बात समझ आई। तो इसमें याद रखना, कोलिजन के दौरान एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। नेट फोर्स उस पर क्या होता है, 0, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब मैं आपको कोलिजन के टाइप समझाता हूँ। एग्जाम्पल तो आपको समझा दी है मैंने कोलिजन के, आपको मैंने बेसिकली मतलब समझा दिया। कोलिजन सिर्फ टकराना नहीं होता है, एक अगर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट का पाथ चेंज कर दे तो वो भी क्या कहलाएगा, कोलिजन ही कहलाएगा। बात समझ आई। तो कोलिजन तो समझ में आता है। अब कोलिजन के हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स देखते हैं, ठीक। कोलिजन को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया। एक उसका बेसिस है डायरेक्शन, दूसरा बेसिस है उसका एनर्जी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पहले हम लोग डायरेक्शन वाले बेसिस को समझेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को जो समझनी होगी वो होगा लाइन ऑफ एक्शन। कि लाइन ऑफ एक्शन क्या चीज़ है, आइए मैं आपको समझाता हूँ लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ लाइन ऑफ एक्शन को समझने का, ठीक है ना। चलिए भी आइए। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में हमारे पास ये बनाओ अपनी बुक में, ये लिख लेना है यहाँ पर। ड्यूरिंग कोलिजन एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। नेट फोर्स 0 है सिस्टम पे, तो एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इंटरनल एक दूसरे को काट रहा है, नेट फोर्स 0 है। तो वेपन नंबर 2 लगाया जा सकता है इसमें। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब कोलिजन के मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ, वो आप लोग अभी समझना कि कोलिजन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन, कोलिजन के टाइप्स। कोलिजन के टाइप्स में 2 टाइप का कोलिजन होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका हेड ऑन कोलिजन, और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर, ठीक है, तो डायरेक्शन के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, हेड ऑन और ऑब्लिक, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पर होता है, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, हाँ, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन, और एक क्या होता है, प्लास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो ये होते हैं 3 टाइप के। ये तो हमारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक में था, ये वाला मुझे आपको अभी समझाना है, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, अभी जितना बोर्ड में बताया था उससे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। पहले हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पे समझेंगे कि कोलिजन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, अदनान क्या समझना पड़ेगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या है ना। सर हिलाने से थोड़ी सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान देने से समझेगा, है ना। तो क्या सबसे पहले समझना पड़ेगा लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाता हूँ। कॉपी करो, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में याद रखना कि जो वेलोसिटी होगी वो पैरेलल होगी किसके, लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल होगी, ठीक है ना। और ऑब्लिक कोलिजन में वेलोसिटी और लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अब लाइन ऑफ एक्शन बनाते कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी लिख लो वहाँ पर,
हेड ऑन कोलिजन में V इज पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन और ऑब्लिक कोलिजन में V इज नॉट पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ठीक, चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लाइन ऑफ एक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन हमेशा जो बॉडीज़ कांटेक्ट में आ रही हैं, यानी जो बॉडीज़ कोलाइड हो रही हैं, उनको परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, जो बॉडीज़ कोलाइड हो रही हैं उनको कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। लिखो इस बारे में, लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। लाइन ऑफ एक्शन, LOA, लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द कोलाइडिंग बॉडीज। दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के हमेशा कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। वहीं पे आगे ब्रैकेट में लिखो जनरली, ब्रैकेट में लिखो जनरली, ज़्यादातर इसे ऐसे ही होता है, जनरली अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, जनरली अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग होता है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक, चलो अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कौन से केस में कैसे लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। ठीक है ना। चलिए, तो पहला केस, आपने एक बॉल लिया, उसको ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तो उसकी वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में है ना। ये जा कर के इधर टकराया तो सरफेस से टकराया। मैंने क्या बोला, आपको क्या बनाना है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्शन हमेशा दोनों कोलाइडिंग बॉडी को परपेंडिकुलर होगा। दोनों को परपेंडिकुलर तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ बनेगा, ऊपर। वो फोर्सेस बनाते हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं, FBD में भी बनाते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। तो मैंने क्या बोला आपको, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है वही आपका डायरेक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। यानी इसी से लाइन पास करा दो तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। ये है लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ आई। बस दो कोलाइडिंग बॉडी, जैसे ये इससे कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर गया, बताओ लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यही क्या होगा आपका लाइन ऑफ एक्शन। जिस डायरेक्शन में नॉर्मल, जनरली ऐसे ही होगा, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ आई। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। तो इस केस में होगा लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन के वेलोसिटी कैसा है, पैरेलल नजर आ रहा है, पैरेलल है। इसका मतलब ये कौन सा है, हेड ऑन कोलिजन। ये हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में वेलोसिटी और लाइन ऑफ एक्शन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। बात समझ आई। ठीक है ना। चलो, वेरी गुड, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं, आपने वही बॉल लिया और उसको कुछ इस तरीके से फेंक दिया, तो ये इधर क्या करता है, इधर आकर के टकराता है और टकरा करके टप्पा खा के उधर जाता है। कोलिजन है ना, टप्पा खाना इस कोलिजन है ना एक तरीके का। ठीक है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी था आपको पता है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा होता है। अच्छा पहले बताओ, इधर पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा, ये सरफेस से इधर टकराया है, तो सरफेस को कैसा होता है हमेशा, हाँ, कोलाइडिंग बॉडी और जो आपका दूसरा बॉडी है उसको परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो उसकी वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन वाली, ये वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होती है। बताया था मैंने, अलोंग द टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। क्या वेलोसिटी और नॉर्मल रिएक्शन एक ही लाइन में है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। ये ऑब्लिक कोलिजन। अब समझ आया। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन और वेलोसिटी पैरेलल है तो हेड ऑन कोलिजन, पैरेलल नहीं है तो ऑब्लिक कोलिजन। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देता हूँ मैं भी, पहले इसको कॉपी करो और एग्जांपल से समझते हैं इसको। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये हेड ऑन है या ऑब्लिक है। कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। तो जैसे जो हमारा स्नूकर गेम होता है, पूल खेलते हैं,
है ना, उसमें बिलेट बॉल्स होते हैं। तो होता क्या है, होता ये है कि ये इस तरीके से आ करके एक बॉल इधर था, एक बॉल इधर था, है ना, ये दोनों फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोलाइड कर गए, इधर पे क्या कर गए, कोलाइड कर गए, है ना, और ये डायरेक्शन में वेलोसिटी थी फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये कोलिजन ऑब्लिक है या हेड ऑन है। कैसे बताएंगे, लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करके। लाइन ऑफ एक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, ये बनेगा। आपको और एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ मैं, जब भी सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडीज़ होंगी तो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या बनेगी, लाइन ऑफ एक्शन। बात समझ आई, लिख देता हूँ इसको भी, फॉर सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडीज line of action is the line joining their centers, line joining their centers, तो वही क्या होगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो इनका सेंटर देख लो, ये हो गया सेंटर, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी। नॉर्मल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा, दोनों टकराएंगे तो ये बनेंगे नॉर्मल रिएक्शन, इसके लॉन्ग लाइन खींच दिया आपने, हो गया ये भी। अब बताओ लाइन ऑफ एक्शन और वेलोसिटी कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब ये क्या है, हेड ऑन कोलिजन। समझे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको थोड़ा सा वेरी कर दिया जाए, वेलोसिटी पहले इधर बोला था मैंने, अब मैं बोलता हूँ ये इधर से, ये यहाँ से कहीं आ रहा होगा और ये इधर से जा रहा होगा, तो वेलोसिटी फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन में होती। अब बताओ, अब ऑब्लिक हो जाता, क्यों, क्योंकि अब वेलोसिटी और लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल नहीं है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक बॉल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ऐसे भी तो टक्कर खा सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ऐसी टक्कर खाएंगे। बात समझ आई, तो ये वाला कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। भेजे में गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका कोई सरफेस है, कोई दीवार है फॉर एग्जांपल, ये कोई दीवार है और इस दीवार पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग ने क्या कर दिया, ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो ये अपन ने पत्थर मारा और ये पत्थर इस तरीके से आकर के चला गया, ऐसे आ गया, और इसकी वेलोसिटी आप लोग जानते हैं कैसे, बताओ ये ऑब्लिक है या हेड ऑन है। बगैर लाइन ऑफ एक्शन बनाए मत बोलो, बोलो लाइन ऑफ एक्शन की। ये इधर टकराया ना, इधर टकराया, नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे ही होगा, और वेलोसिटी हमेशा कैसा होता है, अलोंग द टेंजेंट। तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल है क्या उसके, तो ये भी क्या है, ऑब्लिक कोलिजन। ये और एक एग्जांपल लेते हैं, ये हाँ एक छोटा बॉल है, ये जा कर के एक बड़े बॉल को टकरा जाता है, ठीक है ना। ये मुझे बताइए आप लोग कि ये वाला जो कोलिजन है, ये कोलिजन आपका ऑब्लिक होगा या हेड ऑन होगा, हेड ऑन होगा कि नहीं, ऐसे जा रहे हैं और टकरा जा रहे हैं, ऑब्लिक है, हेड ऑन है ना, हेड ऑन कोलिजन है। गधो, बगैर लाइन ऑफ एक्शन बनाए मत बोलो, ठीक है। ये इधर जा रहा है इसकी तरफ, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये बना दिया आपने लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल है क्या, ये वेलोसिटी है इसकी, पैरेलल है उसके, ऑब्लिक कोलिजन है ये, समझे। जल्दबाजी नहीं करनी, लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो ऑब्लिक है या हेड ऑन है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या है, ऑब्लिक कोलिजन। चलो अब इतने एग्जांपल्स देख करके क्लैरिटी आ गई होगी कौन सा ऑब्लिक है, कौन सा हेड ऑन है। बगैर लाइन ऑफ एक्शन बनाए इस बात का आंसर नहीं करना है कि ऑब्लिक है या हेड ऑन है। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉपी करो। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपको कोलिजन के दौरान क्या होता है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ कोलिजन क्या होता है उसमें, उसको समझो। तो हेडिंग लगा दो, प्रोसेस ऑफ कोलिजन। प्रोसेस ऑफ कोलिजन, कोलिजन का प्रोसेस आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो ये जो होता है ना, एक अपन ने स्फीयर लिया तो उसमें मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है, वो सॉलिड स्फीयर है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, स्प्रिंग के जैसा। इलास्टिसिटी में बताया था मैंने कि स्प्रिंग बॉल मॉडल बताया था। तो जो वो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, उनके बीच में जो बॉन्ड है उसको कैसे ट्रीट करना है, स्प्रिंग के जैसे, है ना। तो स्प्रिंग बॉल मॉडल,
तो ये स्प्रिंग के जैसा बिहेव करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि बॉन्ड बिहेव्स एज अ स्प्रिंग, बॉन्ड एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। चलो अब क्या आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कोलिजन के दौरान क्या होता है। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि दो स्फीयर्स है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि u1 इज़ ग्रेटर देन क्या है, u2, u1 u2 से ज़्यादा है। अब अगर ये ज़्यादा है तो ये जाकर के इसको टक्कर मारेगा, ऐसे ही होगा। जब ये जाकर के इससे टकराएगा तो टकराने के दौरान होगा क्या, टकराने, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे। आपस में जब ये लोग टकराएंगे तो टकराने पर ये होगा कि इनके बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड्स है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो स्प्रिंग है ना, बॉन्ड कैसा है, स्प्रिंग है। तो जब वे टकराएंगे तो टकराने की वजह से एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन लगाने की वजह से इनके बीच में जो स्प्रिंग है वो दबना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जब दो चीज़ें टकराती हैं, जैसे दो स्फीयर्स टकरा गए, तो टकराने के दौरान उनका शेप बिगड़ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग जब दबेगी तो ये अंदर की तरफ जाएंगे ना, इसका अंदर शेप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ में जा रही बात। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग से समझाता हूँ मैं आपको, कि जैसे यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, दबना शुरू हो जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग यहाँ पर दबेगी और उसके बाद क्या होगा, ये दबते 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 स्प्रिंग एक ऐसा टाइम आएगा जब इसका कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। भेजे में जा रही बात, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टकराने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, दब जाएगी, स्प्रिंग दबना शुरू हो जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा दबते 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 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा। याद रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों की स्पीड बराबर रहेगी। पहले स्पीड क्या थी, u1 u2, टकराते एक दूसरे को कंप्रेस करते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गए। जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आते हैं तो दोनों की स्पीड v और v हो जाती है और वो सेंटर ऑफ मास के बराबर ही होती है। आगे बताऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, मैक्सिमम कंप्रेस हो चुके, अब स्प्रिंग और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से यहाँ तक में उसका क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। जो भी इसका फॉर्म था डिफॉर्म हो गया, तो उसका क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद स्प्रिंग जितना दब सकती थी दब गई। उसके बाद अब क्या होगा, स्प्रिंग वापस से ओपन होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आई। तो इसके बाद फिर से इसका क्या हो जाएगा, एक्सपांशन शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर रहेंगे, स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग थोड़ी सी खुल जाएगी और उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये V2 से जाएगा और ये कितने से जाएगा, V1 से जाएगा। V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V1 होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो होता क्या है कोलिजन के दौरान कि अगर हम लोग स्फीयर की बात कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, जब वो आपस में शुरू में आकर के टकराते हैं तो स्प्रिंग क्या हो जाती है, दबना शुरू हो जाती है। दबते दबते कहाँ जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगी। उस टाइम पे दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर। शुरू में दोनों की स्पीड बराबर थी क्या, नहीं, u1 ज़्यादा था, u2 कम था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब कंप्रेस होते होते मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएंगे, पहले कंप्रेस होंगे फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएंगे, तब दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर। यानी जितना कंप्रेशन हो सकता था हो चुका। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब स्प्रिंग वापस से खुलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा खोलेगी, अगले स्टेप में और थोड़ा खोलेगी, नेक्स्ट स्टेप में दोनों स्फीयर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक V2 स्पीड से आगे जाएगा, एक V1 स्पीड से आगे जाएगा और अब V2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू V1। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इतने प्रोसेस में हो क्या रहा है, इतने प्रोसेस में डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्म हुआ ना, वो डिफॉर्म हो गया और इसके बाद एक स्टेप मैंने बनाया नहीं, एक स्टेप में वो क्या होगा, थोड़ा और खुलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेगा, एकदम बाहर आ जाएगा। मतलब वो समझ जाओ, दूसरा स्टेप मतलब बीच में एक स्टेप होगा। इसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वाले स्टेप में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वाले स्टेप में स्प्रिंग खुलना शुरू हो गई। यानी अब डिफॉर्म नहीं हो रहा है, अब क्या हो रहा है, रीफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक में अब क्या होगा, उसका रीफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अपने लिए 3 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप जब वो टकराने वाले थे, दूसरा स्टेप जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गए थे, तीसरा स्टेप जब वो बिल्कुल अलग अलग हो गए। बीच में तो बहुत सारे स्टेप्स आ चुके हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इतने रीजन में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद वाले में क्या हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है। इस रिफॉर्मेशन को बच्चों बुक कहती है रेस्टिट्यूशन। क्या कहती है,
रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो वो बताता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफॉर्मेशन। बात समझ आई? कोएफिशिएंट मतलब मेजर, मेजर मतलब यहाँ पर क्या मेजर करेंगे आप? रिफॉर्मेशन को मेजर करेंगे। मतलब डिफॉर्मेशन मतलब इसके अंदर बिगाड़ आना, रिफॉर्मेशन मतलब इसके अंदर सुधार आना। बात समझ आई? तो जब ये टकराएंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, जब ये वापस से टकरा करके हट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? रिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या वो पूरी तरीके से रिफॉर्म हो गया या उसके अंदर टकराने के बाद कुछ डेंट वेंट आ गया? अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वो मेजर करता है ई। समझ आ रहा है? ई क्या मेजर करेगा? क्या पूरी रिकवरी हुई है? क्या पूरी रिकवरी हुई तो ई का वैल्यू 1, पूरी रिकवरी नहीं हो पाई तो ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जाके चिटक गया तो ई का वैल्यू 0। अब कुछ समझ आया? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कोएफिशिएंट ऑफ रिफॉर्मेशन, मतलब बिगाड़ के बाद कितना सुधार आया, तो वो कौन मेजर करेगा? ई मेजर करेगा। अब कुछ समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो यहाँ पर होता है डिफॉर्मेशन और उसके बाद क्या होगा फिर? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का और एक नाम क्या है? रेस्टिट्यूशन। और इसी का मेजरमेंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। उसका फॉर्मूला तो आपको बताया था मैंने, डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई मतलब नहीं डिराइव करके। जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको जो डिराइव कराया था, स्कूल में तो आएगा नहीं, आता नहीं है स्कूल में वो सब, है ना? कि करवा तो दिया था मैंने डेरिवेशन, अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात, जो रेस्टिट्यूशन या रिफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। सीआरटी किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल कौन सा है। प्लास्टिक के बॉल होंगे तो कुछ और रेस्टिट्यूशन का मेजरमेंट होगा, और अगर रबड़ी बॉल होगा तो कुछ और मेजरमेंट होगा, अगर वो चमड़े वाला बॉल होगा तो कुछ और मेजरमेंट होगा। बात समझ आई? किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। तो ये पॉइंट भी याद रखना यहाँ पर कि रेस्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन मटेरियल, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको समझा कि कोलिजन के दौरान क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है? रिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन का और एक नाम क्या है? रेस्टिट्यूशन। तो डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ आना, रिफॉर्मेशन मतलब सुधार आना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताएगा? कितना सुधार आया, कितना रेस्टिट्यूशन है, उसको मेजर करके बताओ। बात समझ आई? उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर होगा। और एक बात याद रखना, अपने लिए 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला, टकराने से पहले, दूसरा मैक्सिमम कंप्रेशन, तीसरा दोनों जब अलग अलग हो गए, है ना? इसमें याद रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों स्फीयर की स्पीड सेम हो जाती है और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होती है। अभी बता दूंगा वो क्या है, कैसा है, कैसे निकालते हैं उसको। चलो ये फटाफट से कॉपी कर लो उसको। ठीक है? तो कोई नमूने के दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि ये इसको टक्कर खाने के बाद ये तो उल्टा जाएगा, है ना? जाना चाहिए ना? हाँ, ये वैसा एग्जाम्पल है जैसे ये कोई पर्सन है और ये ट्रेन है। ट्रेन जाकर के इसको टक्कर मारेगी तो क्या ट्रेन पीछे जाएगी? नहीं होगा ना। ये तो ट्रेन तो उसको उड़ा देगी और ट्रेन भी आगे चली जाएगी। वही है, ट्रेन की वेलोसिटी ज़्यादा थी, वैसा केस है। समझ आया? ठीक है, चलो भाई। उल्टा कब जाएगा उसका एक स्पेशल केस है, वो बताऊँगा मैं। मैसिव होना चाहिए वो, तब जा कर के टक्कर खा के उल्टा जाता है। जैसे तुमने बॉल मार दिया तो दीवार तो मैसिव चीज़ है ना, अर्थ है, या जैसे टप्पा खा के रिटर्न आया वो, तब उल्टा आया टकराने के बाद। मैसिव चीज़ होना चाहिए। मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है ना? चलो भी, तो ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, उस पर आप गौर करिए। ठीक? तो मैंने आपसे कहा कि 3 स्टेजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेज कौन सा? टकराने से पहले वाला, बिफोर कोलिजन। एक मैक्सिमम कंप्रेशन, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। तो 3 केसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो फिर से एक बार बनाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, इम्पॉर्टेंट है ये। एनर्जी से रिलेटेड जो आपका क्लासिफिकेशन बचा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। डायरेक्शन के बेसिस पे तो आप समझ गए। तो प्रोसेस ऑफ कोलिजन में पहले बिफोर कोलिजन वाला जो केस था, तो बिफोर कोलिजन वाला केस है, ये U1 से जा रहा है, ये U2 से जा रहा है, और U1 इज ग्रेटर देन क्या है? U2 है। ठीक है? तो ये इसको टक्कर मारेगा। सेकेंड केस मैक्सिमम कंप्रेशन वाला केस है। आप लोगों को पता ही है इसके अंदर होता क्या है। जब ये आपस में टकराएंगे तो इनके बीच के बॉन्ड दबेंगे। बॉन्ड दबेंगे मतलब स्प्रिंग दबेगी। स्प्रिंग दब पर के क्या हो जाएगी? मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये ऐसे होगा। ठीक है? तो ये ऐसे और ये ऐसे, स्प्रिंग के अंदर क्या हुआ है? मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है।
और तीसरा केस जो हमारा है वो है आपका आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन वाला केस क्या है, तो आफ्टर कोलिजन वाले केस में ये ऐसे v1 स्पीड से जा रहा है और ये ऐसे v2 स्पीड से जा रहा है, तो और यहाँ पर v2 इज ग्रेटर देन क्या है, v1 है। तो ऐसा है, तीन अलग अलग केसेस हो गए। शुरुआत में बिफोर कोलिजन के टाइम पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिफोर कोलिजन के टाइम पे इनकी स्प्रिंग दबी थी क्या, नहीं। तो इनके ये तो सिर्फ चल रहे थे, स्पीड थी, यानी सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। तो शुरुआत में सिर्फ इनके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये थी K1 प्लस K2, ये अपने पास इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू में सिर्फ अपने पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर इस रीजन में यानी इस वाले पॉइंट पर ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ये वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में होता क्या है, ये वाले रीजन में मैक्सिमम कंप्रेशन वाले रीजन में, इस वाले रीजन में होता क्या है, इस वाले रीजन में जब वो आता है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब वो इधर पे आएगा तो यहाँ पर ये टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी। स्प्रिंग कंप्रेस होगी मतलब कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल। यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये वाले पॉइंट पर जो उसके पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, इस वाले पॉइंट पर उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, जो रिमेनिंग है कुछ बच जाएगी ना काइनेटिक की, कुछ तो है ना, स्पीड है ना उसकी, कुछ ना कुछ v स्पीड तो है ना, तो v स्पीड है मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल या मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ आई। तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है उस टाइम पे स्पीड तो कुछ ना कुछ है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो जाती है, तो स्पीड कुछ ना कुछ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी ज़रूर है, काइनेटिक एनर्जी है। और स्प्रिंग सबसे ज़्यादा कंप्रेस जितनी हो सकती थी हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आखिरी पॉइंट पर आते हैं, आफ्टर कोलिजन वाले पॉइंट पे। आफ्टर कोलिजन वाले पॉइंट पे क्या है, आफ्टर कोलिजन वाले पॉइंट पे यहाँ पर होगा आपके पास कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो चल तो रहे ना, चल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो है। उसके बाद मैंने आपसे कहा टकराने के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा, डेंट तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्प्रिंग ऑलरेडी क्या होगी, ये कंप्रेस होने के बाद थोड़ी सी ऑलरेडी वो क्या रहेगी, कंप्रेस्ड रहेगी। क्यों, टक्कर खाने के बाद उसके अंदर डेंट आ गया, डेंट आ गया मतलब क्या, वो परमानेंट थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया उसके अंदर, तो स्प्रिंग थोड़ी सी दबी भी रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रह गई उसके पास। बात समझ आई। तो टकराने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का एलिमेंट भी रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कोलिजन रियल लाइफ का परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकता। टक्कर खाएंगे कुछ ना कुछ डेंट ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ स्प्रिंग क्या होगी, दबी रह जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी उसके पास। भेजे में जा रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई यहाँ तक समझ में आता है। तो आफ्टर कोलिजन ये वाला केस बन जाता है, समझ आया। अब क्या, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी टक्कर खाने के बाद वापस से पूरी अगर वो रिकवर हो गई, काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी अगर टक्कर खाने के बाद वापस से उतनी ही रिकवर हो गई, अगर ये पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फुल रिकवर हो जाता है, फुल रिकवरी हो जाती है, तब ये कोलिजन क्या कहलाएगा, इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि अगर ये पूरा वापस से 10 था यहाँ पर, 10 आकर के वापस से रिकवर हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसमें 0 हो जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी पूरा रिकवर होने का मतलब कोई भी डेंट नहीं पड़ा, कोई डेंट नहीं पड़ा मतलब स्प्रिंग दबी नहीं रह गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में। यही तो हम लोग बोलते थे व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और हर टाइप के कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता ही होता है। ये बोला था ना, काइनेटिक इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। अब समझा उसका मतलब क्या है। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होने का मतलब है उसके अंदर कोई डेंट नहीं पड़ा होगा, डेंट नहीं पड़ा होगा मतलब स्प्रिंग दबी नहीं रह गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एलिमेंट है ही नहीं। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी पूरी रिकवर हो गई। अगर पूरी रिकवर हो गई इसका मतलब क्या है, वो कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन। बात समझ आई। पार्शियल रिकवर हुई मतलब क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन। रिकवरी नहीं हुई इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक कोलिजन।
आके चिपक गया, रिकवरी नहीं हो पाया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ, ऐसा है। क्लियर हो गया? तो इस बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। ये आपको मतलब समझाना था मुझे कि शुरुआत में सिर्फ काइनेटिक होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट, और जब टकरा करके आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट होता है तो हर कोलिजन में कुछ ना कुछ पोटेंशियल वाला एलिमेंट ज़रूर रह जाता है, क्योंकि टकराने के बाद कुछ ना कुछ डेंट रह जाएगा, कुछ ना कुछ स्प्रिंग दबी रह जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का एलिमेंट उसके पास रह जाएगा। अगर नहीं है मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर हो गई, मतलब वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। भेजे में गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। ठीक है, चलो बस इसके बाद लास्ट स्टेप समझा दूँ मैं इसको। आज ये लेक्चर को एंड करते हैं। कल तो छुट्टी है, कल जुमा है ना, पहला रोज़ा भी है। चलो अब जो है ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है आप लोग, अच्छा इसमें ये तो समझ में आ गया है कि हो क्या रहा है। ये हेडिंग लगाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वही उसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ठीक है ना, मतलब उसी से हम लोग और चीज़ें डिराइव करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन का कोलिजन का लॉ क्या है। ठीक, तो अपने को पता है कि यहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपको मैं पूरा डिराइव करा चुका हूँ कि कैसे आता है, वो होता है ई, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ ई, और ई का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वी रिलेटिव डिवाइड बाई यू रिलेटिव, तो बताया था आप लोगों में, ठीक है ना। तो वी रिलेटिव मतलब क्या होता है, V2 ज़्यादा था, याद है ना, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई क्या होगा, U1 माइनस U2, ठीक है ना। तो ये होता है आपका वी रिलेटिव फाइनल डिवाइड बाई वी रिलेटिव इनिशियल। तो वी रिलेटिव फाइनल डिवाइड बाई वी रिलेटिव यानी स्पीड रिलेटिव यू रिलेटिव इनिशियल। तो ये आपके ई का फॉर्मूला है। ये कोएफिशिएंट है, मतलब क्या है, मेजर है। किस चीज़ का मेजर है, रेस्टिट्यूशन का मेजर है। रेस्टिट्यूशन मतलब रिफॉर्मेशन का मेजर, कितना रिफॉर्मेशन हुआ, इस चीज़ का मेजरमेंट कौन करता है, ई करता है। तो ये तो अपने को समझ में आ गई बात। चलो ये तो क्लियर है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये तो अपने को क्लियर है। अब जो क्लासिफिकेशन मुझे आपको बताना था एनर्जी के बेसिस पर, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे है, सबसे पहले लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस यानी क्या, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चला गई, एनर्जी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। इनिशियल क्या थी, कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के दौरान काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कोलिजन के बाद काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल। तो लॉस कहाँ पर हुआ, जो 10 थी, 10 जो एनर्जी शुरू में थी, टक्कर खाने के बाद वो आपके पास जो आई है, ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी जो पहले 10 थी, टक्कर खाने के बाद जो फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी 8 हो गई प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 10 थी, ठीक है ना, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है दोनों मिला करके फॉर एग्जांपल 10 ही है, लेकिन इसमें से ये 8 है और ये क्या है, 2 है। तो मुझे ये बताइए कि लॉस कितना है काइनेटिक एनर्जी का, तो 10 माइनस 8 क्या बोलेंगे आप, 2। तो ये 10 क्या है, देखो 10 बेसिकली टोटल है ना, यानी बेसिकली अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी बेसिकली अगर मुझे लॉस निकालना है, लॉस कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या इनिशियल में से फाइनल माइनस करो क्योंकि इनिशियल ज़्यादा है ना। तो अगर मुझे लॉस निकालना है तो लॉस क्या होगा, लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में जो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो गया, ठीक है ना। चलो भाई ये भी समझ में आता है। ये जो लॉस है या जो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है मटेरियल, लॉस डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स कोलाइडिंग मटेरियल, कौन से मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि लॉस कितना हो रहा है। भेजे में जा रही बात, चलो भाई क्लियर है। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई। अब मुझे आपको क्या बताना है कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, वो कैसे होगा। पहले इसको कॉपी करो, मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाता हूँ।
ठीक है, चलो तो ये हो गया, बस लास्ट पार्ट बता करके इसको एंड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब फुल रिकवरी होगी तब क्या होगा। तो फुल रिकवरी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी थी उतनी रिटर्न आ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर ऐसा होगा तो लॉस क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना, लॉस ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगर लॉस ज़ीरो हो जाएगा तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और ये कौन सा कोलिजन होगा फिर, इलास्टिक कोलिजन, ये होगा इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। चलो उसके बाद सेकंड केस में क्या होगा, पार्शियल रिकवरी। क्या होगा, पार्शियल रिकवरी। तो पार्शियल रिकवरी में काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, फाइनल तो कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है वो, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो लॉस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लॉस ज़ीरो नहीं होगा, और ई का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। ई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, और इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा केस क्या होगा, नो रिकवरी। नो रिकवरी वाले केस में क्या होगा, नो रिकवरी वाले केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा एंड नो रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन मतलब रिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया और कोई वापस से रिफॉर्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये वो केस है जिसमें जाकर के उसको चिटक जाएगा तो उसके साथ में आगे बढ़ेगा। बताया था ना मैंने, एक स्फीयर जा रहा है, बॉलिंग बॉल का बॉल जा रहा है, च्युइंगम खा के फेंक दिया तुमने तो उसको जाके चिटक गया। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बताया था ना पहले मैंने ये, है ना। तो ये इसको ऐसे, ये बॉलिंग बॉल का बॉल आगे जा रहा है और आपने च्युइंगम खा करके इसको फेंक दिया, इसको चिपक गया, तो चिपकने के बाद रिटर्न थोड़ी आया, तो जाके चिपक गया ना। तो ये वो वाला केस है, नो रिकवरी। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, रिकवरी हुई नहीं, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, नो रेस्टिट्यूशन। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से ज़्यादा ही होगी। और लॉस क्या होगा, इसमें भी ज़ीरो के बराबर तो होगा नहीं, वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो वी रिलेटिव फाइनल होती है ना, वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा करके चिपक गए, एक वेलोसिटी से आगे बढ़े ना, टकरा करके चिपक गए, एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। जब एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं तो v2 माइनस v1 क्या होगा, v माइनस v क्या होगा, ज़ीरो। अब समझे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, है ना। तो v रिलेटिव फाइनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब E का फॉर्मूला क्या था, v रिलेटिव फाइनल अपॉन v रिलेटिव इनिशियल, v रिलेटिव फाइनल क्या हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब E का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब E का वैल्यू इसमें ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या प्लास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। अब जो है इसके बाद हम लोग अगले सेशन में इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरी में बांटेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को याद कर लेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अगले सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए, नहीं तो एक सेशन और लेकर के ख़त्म कर देंगे इसको मैक्सिमम, ठीक है ना। चलो भाई, कॉपी कर लो फटाफट।